इस बैठक में एक बार फिर खुशामदीद। कारोबार धंधा चौपट और उसके बाद वादे ऐसे ऐसे कि जैसे ना जाने कौन सा सुनहरी दौर आने वाला है। हर जमहूरी हुकूमत ये आके कहती है कि सुनहरी दौर आ जाएगा। उसके बाद जब आमिर आता है तो वो कहता है कि पहला दौर काला था, मैं सुनहरी दौर लेके आऊँगा। हर बजट पे कहा जाता है कि बस यूं काया पलट जाएगी और देखिए यूं पैसे की रेल पेल होगी और गरीब अवाम दोस्त बजट आएगा। लेकिन हमने ये देखा कि ना स्मगलिंग रुकी, ना चोरी रुकी, ना कारोबार बढ़ा, ना इंडस्ट्री लगी, ना स्टॉक एक्सचेंज पे कोई नई कंपनी आई, ना कोई आईपीओ हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बातें वादे होते रहे। कारोबार धंधे की बात करेंगे, पैसा कमाने की बात करेंगे कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दुनिया के आगे भीख मांगे या ना मांगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा लीजिएगा। हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। खुर्शीद आलम साहब, आप बिजनेसमैन हैं, टैनरी से आपका ताल्लुक लेदर के कारोबार से, पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आपने वक्त निकाला। खुर्शीद साहब, बातें बहुत सारी हैं लेकिन इब्तिदा मैं यहाँ से करूँगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर उसकी इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी को, बेरोज़गारी को, हालात को टर्न अराउंड कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का। आपने जो सवाल किया है कि क्या इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री एक सेकेंडरी चीज़ है। पहले हम ये देखें क्या इस कौम में पोटेंशियल है। ठीक है। और अगर कौम में पोटेंशियल होगा तो उसकी फिर सब डिविजन्स हम कर लें कि इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उसके अंदर इंडस्ट्री तो उसी कौम का एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है। बात यह है कि अगर कौम में पोटेंशियल होगा तो बाकी सारी चीज़ों में पोटेंशियल होगा, अगर उसमें नहीं होगा तो बाकी चीज़ों। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम उन मेहनती और समझदार कौमों में से एक कौम है जो कि जिसका पोटेंशियल शायद हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। उसका रीज़न ये नहीं है कि लोगों ने अपने लिए कोशिश नहीं की, उसका रीज़न ये है कि जो हमारी लीडरशिप हमें मिलती रही, उस लीडरशिप ने मेक श्योर किया बाय डिज़ाइन कि ये जो अपना पोटेंशियल है वो उसको एक्सप्लोर ही ना कर सके। बाय डिज़ाइन ये उसका रीज़न। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप और मैं चौधरी हैं एक गांव के, ठीक है। आपका एक काश के होते आपके पास एक छोटा सा गांव है, मेरे पास एक छोटा सा गांव है, हमारी दोस्ती यारी भी है। अब मैंने ये देखा कि आप ज़रा ऊपर आ रहे हैं। अब आपको डाउन करने के लिए इस मुल्क के अंदर एक सिस्टम है, वो ये है कि मैं अपने पैसों से, अपनी सारी रिसोर्सेज से आपके गांव में एक स्कूल खुलवा दूं। जब मैंने आपके गांव में स्कूल खुलवाना है तो प्रॉब्लम यह है कि अब आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि उस गांव के बच्चे पढ़ेंगे, उनको कुछ समझ आएगी, फिर वो देखेंगे चौधरी साहब ने तो हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं जीत गया और मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं होगा तो मैं बड़ा चौधरी, अब मैं पहले एमपीए था, मैं एमएनए बनूंगा। तो ये मैंने आपको जो बाय डिज़ाइन कहा, ये इसलिए कहा। ठीक है, अग्री। तो वापस आते हैं उस बात पे। वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल इन दिस कंट्री, ठीक है। एंड व्हेन वी से दैट एंड वी कम टू द इंडस्ट्री में उससे ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि जो आपका व्यापारी इस मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, जिसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एक होता है ट्रेडर, आप कह लें, वो उन सब चीज़ों से हम हट के हम एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस क्रिएट करता है, एंटरप्राइजिंग लोग इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बाय डिज़ाइन हमारे पॉलिटिशियंस नहीं चाहते कि हमारे लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि रोज़गार मिल जाएगा तो वो वोट आपको क्यों देंगे, और जिस वक्त आपको वोट नहीं मिलेगा आप असेंबली में नहीं आएंगे, जब आप असेंबली में नहीं आएंगे आप माल नहीं बनाएंगे, जब आप माल नहीं बनाएंगे तो आपका किस काम का आपके लिए मुल्क। ये हम अपने आप को सीधा सीधा अमेरिका यूरोप से कंपैरिजन हम शुरू कर देते हैं। कोई बात होती है अमेरिका में तो ऐसे नहीं होता भाई, यूरोप में नहीं होता, जर्मनी में ऐसे नहीं होता भाई। ये जर्मनी अमेरिका को छोड़ो, पहले ये देखो हमारे हालात क्या हैं, हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं।
हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि हमारे लीडर नहीं चाहते कि इस मुल्क में तरक्की हो, क्योंकि अगर तरक्की हुई तो वो कौम की तरक्की होगी, उनकी तरक्की रुक जाएगी। तो जिस वक्त उनकी तरक्की रुकेगी तो कौम की तरक्की हो जाएगी। तो या वो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो आप ये कहते हैं कि पोटेंशियल पाकिस्तानी कौम में बेतहाशा है, क्योंकि यही व्यापारी तमाम दुनिया में जाके व्यापार करता है, रिस्क लेता खौफनाक से खौफनाक एनवायरनमेंट में काम कर लेता है। श्रीलंका में करता है, मलेशिया में करता है, इंडोनेशिया में करता है, बांग्लादेश में करता है, पाकिस्तान में भी करता है, अगेंस्ट ऑल। तो हम में पोटेंशियल है। आप ये कहते हैं कि बाय डिजाइन रोका। अब थोड़ा सा मैं रीजनल करूंगा, क्योंकि आपका ताल्लुक ज़ाती तौर पे पंजाब से है, लेकिन आपकी जो अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो पंजाब के बाहर भी। अब एक बड़ी बहस है फेडरल और पंजाब के बीच में, करंट इस वक्त बहस है कि जी पंजाब के हालात बहुत अच्छे हैं और बाकी मुल्क क्या, वो PMLN कहती है पीपल्स पार्टी कहती है PMLN। मैं थोड़ा सा ये सवाल आपकी सियासी नौयत का आपकी तरफ डालूंगा, कौन वाकई असल में दुश्मन है, कौन वाकई बेहतर है? क्या पंजाब वाकई बेहतर है बाकी मुल्क से बिजनेस करने में? क्या एनवायरनमेंट बेहतर है? आई मीन जो सियासतदान बहस कर रहे हैं उसकी थोड़ी जरा बारीकी में जाइए। देखें फैसल साहब, आपके चेहरे पे गिनौनी बात यह है कि हम ये मुस्कुराहट की वजह आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ तो शायद आप भी मुस्कुराने लग जाएंगे। बात यह है कि हमने इंडस्ट्री इस मुल्क में लगाई सबसे बड़ी गलती की, ये मैं आज ऑन एयर तस्लीम करता हूँ कि हमने सबसे बड़ा क्राइम किया कि इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाई। क्योंकि ये जो लीडरान, सो कॉल्ड लीडरान मैं अब इनको कहता हूँ, ये जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिस वक़्त ये हमारे साथ बंद कमरे में बैठते हमें ये कहते हैं कि तुम मुल्क की रीढ़ की हड्डी हो और तुम्हारी वजह से इकॉनमी का पहिया चलता है, तुम जॉब्स प्रोवाइड करते हो, तुम पैसा इस मुल्क में सर्कुलेट कराते हो, तुम लोगों को नौकरियां देते हो, और कोई हम नहीं देते। हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ताला ये सब कुछ करता है, लेकिन यस हम क्योंकि उसका पार्ट हैं, तो वो अगर आपने एक इंडस्ट्री लगाई है उसमें लोग काम भी करेंगे, उसके अंदर सारा द होल थिंग, हम वसीला बन। तो ये बंद कमरों के अंदर वो कहते हैं हम आपके हाथ चूम लें कि आप लोगों ने ये किया और आप और यूं करें और यूं इन्वेस्टमेंट होगी और हम आपके सपोर्ट करेंगे और असेंबली में पास कराएंगे। ये तो हमारे साथ उन्होंने दोपहर का लंच किया, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, वो चैम्बर आए, हमारी एसोसिएशन में आए, हर जगह हमसे कहीं और अपने यहाँ बुला लिया, कभी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला लिया, और वो भी हम अगर लकी हों कि ये हमारे को इतनी इज्जत मिल जाए। उसी शाम को जब वो जलसा करते हैं तो वो आवाम को ये बताते हैं कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि ये अमीर है। ठीक, अब बात ये है और ये तमाम जमातें बताती हैं, और ये एक की भी एक्सेप्शन नहीं है। आपने पंजाब और ये बात की, मैं उस पर आता हूं, एक की जमात की भी एक्सेप्शन नहीं है और उस जमात में एक लीडर की एक्सेप्शन नहीं है, ना किसी MPA की एक्सेप्शन है, ना किसी MNA की एक्सेप्शन है, ना किसी मिनिस्टर की एक्सेप्शन है, उनका जो काउंसलर है ना उसकी भी एक्सेप्शन नहीं है। वो एक साइड पे आवाम को ये बता रहे हैं क्योंकि वहां उन्होंने रोटी के नारे लगाने हैं, कपड़े के नारे लगाने हैं, गरीब दोस्त हैं। मुझे एक बात बताएं कि इनको शर्म नहीं आती कि इस मुल्क के आप भी बासी हैं, मैं भी बासी हूं। अगर आपने अपनी मेहनत से 4 पैसे कमा लिए हैं तो मायूब है तो आप नहीं, और तो क्या वो लीडर आपका लीडर नहीं है? क्या वो इस मुल्क की हुक्मरानी नहीं है? आप इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है, या मैं नहीं हूं? वो आके बोलते हैं गरीब आवाम के लिए हम ये करेंगे, तो भाई हमारा क्या कसूर था? अगर सिर्फ गरीब आवाम के लिए, गरीब तो तुमने उनको बाय डिजाइन रखा हुआ है। अब जब उनको बाय डिजाइन रख लिया तो सिर्फ उसी की रट है। 64 साल की हिस्ट्री का पाकिस्तान टेलीविजन से लेके और आज 100 चैनल आपके यहाँ काम कर रहा है, सबकी क्लिपिंग निकाल के देख लें। आपके यहाँ जो प्रिंट मीडिया काम कर रहा है, पहले दिन जो प्रिंट हुआ था और आज की तारीख तक आप निकाल के देख लें, खिवाए गरीब आवाम के बयान के मुझे बताएं ना। उन्होंने ये कहा कि जी हमारे मुल्क में इंडस्ट्री वाला भी होता है, हम बिजनेसेस को भी सपोर्ट करेंगे, इकॉनमी को करेंगे, इकॉनमी है, हम सलाम करते हैं इन लोगों को कि ये इसके लिए काम करें, क्योंकि उन्हीं ने उन गरीब लोगों को नौकरियां देनी है ना भाई। आपने लोग एम्प्लॉय किए हैं, मैंने किए हैं, मेरा कसूर है ये कि मैंने ये किया। वो मेरे लिए नहीं बोलेगा हमारा लीडर हमारे मुल्क का। तो बात यह है कि सबसे पहले तो यही फ्लॉ है।
और वो जो जिस पे बयानबाजी है वो खुद जानबूझ के रखा गया उसको। तो ये क्या हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पोटेंशियल है, इंडस्ट्री चलेगी, ये सब कुछ चल सकता है। पाकिस्तान के अपने धंधे भी तो चल रहे हैं, खुद अरबोपति हैं सर, धंधे भी चल रहे हैं, जमीनें भी हैं, काश्तें भी हैं, सब कुछ है, महल भी हैं, हर चीज है। बात ये है कि वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये रखा भाई। जिस दिन ये उनको बात ये समझ आ गई कि ये हमने करा और ये कौम तरक्की कर गई, तो सर वो फिर जो 200-400 बंदा है उसकी तरक्की तो रुक जाएगी ना। तो आप कमाल की बातें कर रहे हैं कि कौम की तरक्की कर दें और ये जी 400 बंदे की तरक्की रुक जाए। ये है प्रॉब्लम। बातें करें आप बात ये करें, जो इंटरनेशनली दुनिया में कौमों ने तरक्की की है उनमें और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कौम की तरक्की सोची, हमने पर्सनल तरक्की सोची। और मजे की बात है कि के साथ ज्यादा तरक्की की, और उन्होंने ज्यादा तरक्की इसलिए की कि वो सब क्योंकि जब सब साथ लेके चलेंगे। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है सर कि ये केक है, मैं इसको बड़े सिंपल लफ्जों में हमारे व्यूअर्स के लिए बता दूं। ये एक छोटा सा केक है, हम समझते हैं 1 पाउंड का केक है, हम सब इसमें से हिस्सा मांग रहे हैं कि जी ये मुझे मिल जाए, वो कहता है ये सारा केक मुझे मिल जाए, कोई कहता है ये आधा केक मुझे मिल जाए। हम में से कोई नहीं सोच रहा कि भाई अगर ये 1 पाउंड का केक है, इसको 10 पाउंड का कैसे करना है कि हर बंदा खुश हो जाए, हर बंदे को उसका हिस्सा भी मिले और फिर भी बच जाए। मैं 10 पाउंड का होगा तो उसमें से मैं हिस्सा बांट लूंगा, वो तो उसको खा जाऊंगा। तो भाई लेकिन बात ये है कि चले उस वक्त तक जब नौबत आएगी तो देखेंगे। आज तो हम 1 पाउंड पे लड़ाई कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि डिफेंस बजट ज्यादा है, एजुकेशन बजट कम है, हम परसेंटेज पे पड़े हुए। हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर हमारे डिफेंस की नीड, और मैं नहीं कह रहा कि सही गलत, वैसे डिफेंस की नीड अगर 60% है, हमारी नीड है, तो 60% हमारी नीड नहीं है, हमें एक नंबर चाहिए। अगर डिफेंस को 1 करोड़ रुपए चाहिए और एजुकेशन को 50 लाख रुपए चाहिए, तो भाई 50 लाख रुपए के लिए पाए बड़ी कर लो ना। हम कहते हैं इसी बकरी को काट काट के खा लो। आपको मैं जापान की मिसाल देता, अमेरिका ने उन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आप 2% से ऊपर अपने डिफेंस पे नहीं लगाएंगे। और उस वक्त जिस वक्त लगाई गई थी तो वो एक सर्टन नंबर था। जापान की इकॉनमी जिस वक्त ग्रो की, अमेरिकन परेशान थे कि हमने ये 2% इनको बोला क्यों था। हम एक नंबर फिक्स कर लेते, परसेंटेज की गेम पे जाना है तो भाई जापान को फॉलो कर लेगा, और वो हमारे सामने ये चीजें हैं। ये कोई रुपए से उठ के करोड़ रुपए हो गया जी। तो बात ये है कि परसेंटेजों में पढ़ो, लेकिन देखो हमने इकॉनमी के साइज का क्या किया, उसको हम रोज श्रिंक करते चले जा रहे हैं। और पंजाब की बात कर रही, हाँ जरा सिंध की बात कर लेते हैं, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की कर लेते हैं, बलूचिस्तान की कर लेते हैं। एक पार्टी कहती है कि पंजाब के पास खुशहाली है, वहां दूध की नहरें बह रही हैं। 4 दिन गैस की लोड शेडिंग है, 14 घंटे बिजली नहीं है। ये आप हालिया बता रहे हैं? मैं हालिया बता रहा हूं, एज ऑफ टुडे, आज की बात कर रहा हूं। आज मेरी 2 फैक्ट्रियों के अंदर गैस नहीं है, 14 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग है। ठीक है, वर्कर को मैंने पैसे पूरे देने हैं, शिपमेंट मैंने टाइम पे करनी है। आप मुझे बताएं कि ये बाय डिज़ाइन नहीं है तो क्या एक जगह पे हम बैठ के बोले पंजाब में बड़ी, अच्छा जी अब पंजाब में बैठ के देखते हैं कि जी यहाँ क्या हाल है। कराची के ऊपर नज़र डालते हैं, वहाँ बोल भाई कराची में बहुत कुछ हो रहा है। जब कराची आके दोस्तों से बात होती है, यहाँ हम अपने बिजनेसेस को देखते हैं, उससे और बुरा हाल है। उसके बाद आप चले जाएं, नहीं जी बलूचिस्तान में जाके कुछ करते हैं, हब के ऊपर हमने फैक्ट्री लगाई, कोई लोगों से सुनी हुई बातें नहीं, मैं आपको आप बीतियां बता रहा हूँ, मैंने भी लगाई थी आपने, ठीक है। वो जी वो गवर्नमेंट ने कहा जी वो चुंगी लगेगी, आधी इंडस्ट्री चुंगी ने बंद कर दी, आधी इंडस्ट्री उन्होंने कहा जी आपने यार लगाई क्यों है, लेबर से नाराजगी होती है। मैं नाम नहीं लेता, बात ये है कि वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दिन वहाँ से लोग वापस आ रहे थे, पता चला सारों की गाड़ियां रुक गई, उन सबको वो उठा के उथल ले गए। उसके बाद बहरहाल जी उसमें हम भी अल्हम्दुलिल्लाह थे। मैं खुशकिस्मती से फंस गया था, खाना खाने के लिए पलट गया तो उस रात में गया नहीं, और उथल पे होते उस दिन हम लोग। ये आप बीती हैं, ये कोई हमने सुनी सुनाई कहानियां नहीं, तो वहां चले गए। उसके बाद अल्लाह भला करे चीफ मिनिस्टर सिंध का, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से बात की कि भाई ये हुई रात को, FPCCI को इन्वॉल्व किया गया। अच्छा पकड़ा भी जुमे की रात को था जी, कि सुबह मजिस्ट्रेट ना मिले कि मंडे को बात करेंगे। अब वो सब कुछ हुआ, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिस वक्त CM बलूचिस्तान के साथ CM हाउस क्वेटा में मीटिंग हुई, और उन्होंने कहा कि आप क्या बातें कर रहे हैं, इधर आते हैं हमारे इलाके में, ज़मीन हमारी, और आके चले जाते हैं, हमारे हिस्सा किधर है। तो हमने उनको कहा सर किस बात का हिस्सा। उन्होंने कहा जो आपने आके यहाँ से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आप लोग,
तो उन्होंने कहा सर आपने एक इंसेंटिव दिया, एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई, ये मेहरबानी है इन लोगों की कि ये कराची से चले, यहाँ आके इन्होंने अरबों रुपए की सरमायाकारी की, इनका पैसा लगा, टैक्स दिए, आपके प्रोविंशियल टैक्सेस ये दे रहे हैं, आपके प्रोविंशियल लॉस को ये फॉलो कर रहे हैं, और फिर इनकी मेहरबानी है कि सुबह ये कराची से आते हैं, रात को ये कराची जाते हैं, नहीं तो साइट और कोरंगी और ये सब अवेलेबल है उधर। तो उन्होंने कहा भाई इतनी बातें हमें मत समझाओ, पैसा दो, 2 रुपए बकरी लेता हूं साल की, तुमने तो मैंने देखा है धुआं निकलता है तुम्हारी फैक्ट्रियों में से, तो अंदर क्या क्या बनता होगा। बकरी तो ऐसी प्यारी सी होती है जा रही थी, मैं उस पर भी 2 रुपए ले लेता हूं। तो आप मुझे बताइए ये बाय डिजाइन नहीं है। और ये मैं वजाहत कर दूं, ये आप फर्स्ट हैंड बता, मैं फर्स्ट हैंड, मैंने किसी से सुनी नहीं है, मुझे पता है आप इसके चश्मदीद गवाह हो भी सकते हैं। बात ये है, अच्छा ये भी तो पता चल रहा है कि वो लोग उथल गए क्यों थे, नाराजगी क्या थी? सर अब इस बात को आप छोड़ें, उनके बंदे फट गए थे कराची। जी हाँ, उन्होंने वो छुड़वाने थे, वो 12, ये एक नया काम। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे भी जो हुकूमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। वहाँ पे 2-3 फैमिलीज हैं, उनके हवाले कर दिया हमने, वो भी बिजनेसेस जहन्नम में जाए। भाई उन्होंने तो रोजगार देना है ना, तो वो तो हम चाहते ही नहीं, जब चाहते ही नहीं तो उनको क्यों सपोर्ट करना। तो ये पूरे मुल्क के अंदर ये प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइज्ड, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है इस मुल्क के खिलाफ। और हमें बात जो है ना, हम हर वक्त बात करते हैं इतने $1 मिलियन की एक्सपोर्ट हो गई, तो इतने बिलियन, छोड़ें सब बात करें बेसिक्स की। आज इसको खुला छोड़ दें, मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं, पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री बाय नेचर, पाकिस्तानीज आर ग्रेट पीपल बाय नेचर, पाकिस्तानीज आर हार्ड वर्किंग बाय नेचर। अगर इनको आज खुली छूट दे दें, पाकिस्तान सिर्फ मिसमैनेज कंट्री है, 6 महीने की मार नहीं है ये। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, सिर्फ बुरी आदतें और चालाकियां हैं कुछ लोगों की, प्रॉब्लम कोई नहीं। बात यह है कि दुनिया में 90% लोगों के जो प्रॉब्लम है ना, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, 10% शायद नेचुरल होंगे। पाकिस्तान में हमने 99% प्रॉब्लम खुद क्रिएट किए में, 1% हाँ हमारे प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है यार? हमारे प्रॉब्लम, हमारे को प्रॉब्लम ये है जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं ना, क्या कि जी हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन कमाल है, वो लायबिलिटी बन गई है। देखें जी, अगर हमने इसको पॉजिटिव करना था तो ये इससे बड़ा एसेट नहीं था हमारे पास। नेचुरल हमारे पास हर चीज ठीक है, वेदर हमारे यहाँ जबरदस्त सर जी, 5 दरिया आपके यहाँ बहते हैं, इंडिपेंडेंट, हर चीज आपके पास है, फूड इंडिपेंडेंट, रिसोर्स डिवेलपमेंट, मिनरल इंडिपेंडेंट, सी पोर्ट्स हमारे, पहाड़ हमारे, दरिया हमारे, सब कुछ आपके पास है। ज़हीन कौम, एक होती है ना रिटार्डेड कौम, ज़हीन कौम है, दुनिया भर के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमें, बिल्कुल ठीक है सर। बात यह है कि आपने डॉक्टर्स की बात, मैं कतकलामी करूंगा यहाँ पे। एक तो हम इसको बात को और बढ़ाते हैं, दूसरा हिंदुस्तान से ट्रेड पे बड़ी चाय चुई है, मैं वो भी समझना चाहता हूँ। ये फिर अमरीश पुरी की मुस्कुराहट आ गई आपकी। सर जी बात ये ठीक है, आवाम के लिए एक्टिविज्म की बात के लोग भी तो कुछ बोलें, क्योंकि आप बोलते खोल के हैं और लोगों को भी ये भी समझ आए। एक छोटा सा बात करिए। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सना मेला साहब भी अब शामिल हो गई हैं, बहुत शुक्रिया सना, आपने तशरीफ लेके आई हैं। आपका भी ताल्लुक लाहौर से और आप कराची तशरीफ लाई हैं, तो वेलकम टू कराची ऑल्सो। खुशी साहब आपसे बात कर रहे थे, हम जहाँ बात ठहरी थी हमने रीजन्स की बात की, आपने फरमाया कि साजिश है सब कुछ, मानता हूँ, लेकिन ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन करके इंडिया से ट्रेड खोलने की बात की जा रही है, उसमें मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि भाई क्या ये अच्छा है कि बुरा है, और दूसरा ये कि वो सेगमेंट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी समझ से बालातर है कि उनको शायद अगले 1 हफ्ते तो मुफाद हो इससे, उसके बाद मुझे ज़ाती तौर पर कोई मुफाद नहीं दिख रहा। फैसल भाई ये बड़ा टेक्निकल सी चीज़ है। पहले तो देखें, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो टू मेक लाइफ इजी फॉर आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। दुनिया में कहीं भी ट्रेड हो, ट्रेड बुरी चीज नहीं है, ठीक है, आप भी बहुत अच्छी तरह, जहां ट्रेड होगी वहां पे पैसा जनरेट होगा, जहां पैसा जनरेट होगा वहां के लोगों को फायदा होगा। वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। चाहे वो ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के साथ हो, चाहे वो सिंगापुर के साथ हो, या चाहे वो इंडिया के साथ ही क्यों ना हो, ठीक है।
इंडिया के साथ में एडवांटेज ये है कि हमारे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स जो हैं वो बेटर है, उनके लिए भी हमारे लिए। ठीक है, ओके। तो हमने एक बात डिसाइड कर ली कि ट्रेड बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, ट्रेड में हर मुल्क ने अपने मफाद देखने हैं, और मफाद का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को कहो कि तुम सब कुछ हमें दे दो और हमें मफाद है हमारा तो हमें सब फायदा हो जाए। ना कोई मुल्क देता है और ना वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है। मोस्ट फेवरेट नेशन आदमी उस मुल्क को देता है जहां से आप ये समझते हैं कि इजी ट्रेड, लॉन्ग लास्टिंग, बेहतर पैसा कमाई दोनों मुल्कों के लिए। ये सारी एक पूरी लिस्ट है जिसको हम देख सकते हैं। जी, लॉन्ग लास्टिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया। हमारे को जीएसपी प्लस, अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, हम इंडिया की एमएफएन के ऊपर बात हो रही है, तो लेट्स नाउ सी कि एमएफएन के चक्कर के अंदर बाकी हो क्या रहा है। आपकी फॉरेन मिनिस्टर आती हैं जी कि हम उनको दे दो, हमारे को कोई मसला नहीं, वेरी गुड, ओके। देयर मस्ट हैव बीन अ नेगोशिएशन, उस नेगोशिएशन के तहत कुछ हुआ होगा जिसके अगेंस्ट वो कहते हैं जी फटाफट। जीएसपी प्लस यूरोप के अंदर मिलना था। आई नो फॉर अ फैक्ट कि इंडिया ये कहता है हमें एमएफएन स्टेटस दे दो, हम आपको जीएसपी प्लस के लिए वहां पे सपोर्ट बोलेंगे कि सपोर्ट कर देंगे आपको। वेरी गुड। हमारे को कितना फायदा है एज अ नेशन? हमें ये देखना चाहिए कि जीएसपी प्लस मिल गया तो क्या होगा। उसके बाद कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका बड़ा वावेला मचाया, मीडिया ने बोला भाई कमाल हो गई है। वो 83 आइटम की लिस्ट आई कि इस लिस्ट के अंदर ये ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, और वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बनते ही नहीं। उसमें टेक्सटाइल भी है, उसमें लेदर के, लेदर के ऐसे प्रोडक्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ जो पाकिस्तान में है ही नहीं। वो हाई टेक बनाना जिसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मिल भी गया तो हमारे से तो 1 रुपए की भी एक्सपोर्ट नहीं। मैं कहता हूँ जी ये सारा कुछ समझ देते हो गई, हमने कर लिया और हम एक बड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री बन गए, हमने यूरोप को सारा कुछ एक्सपोर्ट कर लिया। $800 मिलियन से ऊपर का फायदा नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज $1 बिलियन समझ लेते हैं। ठीक है, $1 बिलियन का फायदा रख लें, उसके अगेंस्ट हमने क्या देना? क्या सिर्फ वो ही हमारे को सपोर्ट कर दे तो हम फटाफट एमएफएन दे दें उनको? अब आप आ जाए एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज कारोबारी, जो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप हर चीज़ खोल दें। हमारे को दिखाया जा रहा है कि 1 बिलियन लोगों की मार्केट पूरी दुनिया मर रही है उसके पीछे। हमने जाना और हमने जाके छा जाना। वो आया, उसने देखा और वो छा गया। तो पाकिस्तान जो है वो इस रीजन के अंदर जो है ना वो अमेरिका बन जाएगा कि उसके बाद इंडिया की मार्केट आ गई है। ये ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे होगा कि जो टूटी फूटी हमारे इंडस्ट्री रह गई है ना सर, जो टूटी फूटी, वो इसलिए क्योंकि चीन के अंदर 30% पिछले साल महंगाई हुई है। हमारा उनसे फिर थोड़ा सा दूरी है, हमें फिर वो जहाज़ों पे माल मंगाने पड़ते हैं, वो सारा कुछ है, और वो हमारे फिर फ्रेंडली नेशन है। वो फिर बोलते हैं चल जाने दे यार, छट के वेक, वो कहते हैं चल पाकिस्तान में छट के वेक। अभी ये हो रहा है। जिस वक्त इंडियन बॉर्डर खुलेगा ना, आप ये टूटी फूटी इंडस्ट्री 6 रुपए किलो की मशीनरी रह जाएगी उधर। क्योंकि जितना आप टोटल पाकिस्तान में एक चप्पल की मिसाल ले लेते हैं, जितने आप साल में प्रोडक्शन करते हैं ना मेरे भाई, वहां पे एक फैक्ट्री की 1 दिन की प्रोडक्शन है। ठीक है, तो उन्होंने आपके जिस वक्त माल ऑफलोड करना है ना, अपना कचरा जो मर्जी वो कर लें, उन्होंने 1 दिन ऑफलोड करना है आपके यहाँ माल। आपकी तबीयत साफ हो जाएगी उस दिन आपको पता चलेगा आज हमारे मुल्क में 4 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, बैंकों के लोन खत्म हो जाए। आप मतलब ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट क्यों कर रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट ये देखना है कि कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट जो भी कर रहा है। आप ही के भाई बंद हैं, हम सारे भाई बंद ही होते हैं, लेकिन पहले ये बात समझे कि कौन कर रहा है। पर्सनली फैक्ट्स पे बात करते हैं। सपोर्ट कर देना, नारा लगा देना। एक आदमी को मैंने उस दिन देखा जी, टीवी पे नारे लग रहे थे कि जी हिंदुस्तान से हमारा वो दुश्मन है, ट्रेड नहीं होनी चाहिए।
ओके, पब्लिक कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतरीन है, यू कैन गेट, ये मैंने तो मान नहीं सकता पक्का बंदा। बात यह है कि आपने ये देखना है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, हमारे मुल्क को कितना फायदा होना है। हम अगर उनसे कोई चीज़ नेगोशिएट करके आए, हमने उसके अगेंस्ट लिया क्या है जो हम उनको वो दे दें। अच्छा, इसमें एक और भी टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, मैं आपका भी कमेंट चाहूँगा इस पर, कि हिंदुस्तान से हम ये, हमारे बिजनेसमैन ये कह रहा है कि भाई हम सस्ता खाम माल ले सकते हैं, हम उससे सस्ता रॉ मटेरियल लेंगे, हमारी कॉस्ट सस्ती हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। आई थियोरेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चाइना की बात हुई, साउथ कोरिया की बात हुई, तमाम जगहों की बात हुई, वो सब सही है। इसमें एक मसला ये है कि एक अजमल कसाब वाला केस हुआ, आपकी इंडस्ट्री उनके डिपेंड हो चुकी है, ठीक है, अब आप डिपेंडेंट हैं कि जी यहाँ से ये माल आता है, मैं इसको वैल्यू ऐड करता हूँ, आगे निकालता हूँ, या मैं इनको माल बेचता हूँ, मैंने भी प्रोडक्शंस अपनी एक्सपोर्ट्स लाइनअप की हुई है। उन्होंने एक सुबह उठना कहता, ओहो भाई बॉर्डर बंद कर दो, एंड यू विल कोलैप्स ओवरनाइट, राम नाम सत्य है, ठीक है। तो आप क्या समझती हैं हिंदुस्तान से क्या ये जो ट्रेड की बातें हो रही हैं इसमें कोई वजन है कि नहीं? वेल, मैं तो आई एम रिलेटिवली far more inexperienced. But generally, as a Pakistani, but as a Pakistani, my view is कि I respect India, ठीक है, वो हमारे borders हैं, हमारे neighbors हैं, हमें पता है कि उनके साथ business एक हद तक beneficial हो सकता है. But as a Pakistani, I don't think we can depend on it. Because yes, you're very right, just like you rightly pointed out कि हमें हमेशा ये बताया जाता है कि वो एक बिलियन वो बहुत बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान एक छोटी मार्केट है, और इंडिया कहता है हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि ये पाकिस्तान हमें रिटर्न में तो सिर्फ छोटी सी मार्केट मिल रही है, तो व्हाट आर वी गेटिंग इन रिटर्न? आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ रिटर्न फॉर देम कि दे आर ऑल्सो थिंकिंग व्हाट दे आर गेटिंग, एंड as a Pakistani, I don't know what the businessmen are thinking. I'm sure they know their agenda far more. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक और पहलू पे सवाल करूँगा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी दोस्त बन सकते हैं? That's a very difficult question. I don't know, but I know this, that there is a lot of learning that has to be done from each other. I know India learns from us. I know for a fact that आप Google सर्च करें, आप देखिए उनका करिकुलम, आप देखिए उनकी एजुकेशन, वो पाकिस्तान के ऊपर इतनी रिसर्च करते हैं, लोगों पे करते हैं। आप जहाँ इंडियंस को पूरी दुनिया में मिले, उनको आपके बारे में इतना कुछ क्यों पता होता है कंपेयर टू अ पाकिस्तानी? आपको ये नहीं पता होगा कि इंडिया में ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, या सोशल मीडिया में वो कितने इन हैं, या सोशल मार्केट पूरी दुनिया के ग्लोबल इन्वेस्टर्स वहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, क्यों कर रहे हैं? I mean, why? Because they have marketed themselves very well. I don't know if I don't know if this is expected out of this conversation, but I'm just saying that from what I've seen and what I've dealt with the world, India is very smart in how they market themselves, right? I think we're very, very behind. We need to learn from them. I don't know about the friendship, and I think friendship is always strategic. In these days, even in our homes, relations are also very strategic. So why do we have to be so rondu every time on friendship? It can be a strategic alliance, it can be a strategic relationship, yes, but we have to know what we're getting out of it. फैसल भाई, इस पे मैं आपको एक छोटी सी अर्ज करना चाहूँगा, और एक एक्सपीरियंस जो मुझे इंडिया में हुआ while I was traveling there once. देखें जी, एक ग्राउंड रियलिटी, एक फैक्ट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स हैं। हमारा एक कॉमन बॉर्डर है, हमने जंगें लड़ी नहीं लड़ी उसको हम साइड पे रखते थे। मैं और आप एक मोहल्ले में नेबर्स हैं, आपका घर लेफ्ट पे, मेरा घर राइट पे, बीच में एक दीवार है, ठीक है। मेरी आपसे किसी बात पे लड़ाई है, चाहे वो उस दीवार डालने पे ही थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए, हमने मान ली, तस्लीम कर ली कि दीवार डल गई, ठीक है जी। अब हमारे बच्चे मिलके खेलते हैं, हम रात को मिलके खाने पे जाते हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। अब हमारी मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि मैं कहता हूं फैसल भाई आप जैसा आदमी कोई नहीं, आप कहते हैं खुर्शीद भाई आप जैसा आदमी कोई नहीं। क्या उसका मतलब ये होता है कि सुबह आके हमने दीवार तोड़नी शुरू कर दी कि यार छोड़ो ये दीवार विवार, ये हम तो एक ही हैं, जिस बात पे पहले लड़ाई हुई थी, ठीक है। हम वो नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि आप अपनी हुदूद में रहना चाहते हैं, मैं अपनी हुदूद में रहना चाहता हूँ, मैं अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता हूँ, आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, है ना, कि ठीक है हम दोनों की मोहब्बतें हैं, बच्चे साथ खेलते हैं, हम साथ डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, सब कुछ। ये मतलब ये मैं किसी वजह से हम नाचते गाते भी साथ हैं, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी कहता हूँ कि भाईजान
ये आप जो मेरा एक सूबा बलूचिस्तान उसको तोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे कहते हैं कि सर आप मेरी सड़कों पे टेररिज्म कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ सर आप अफगानिस्तान में चलाकियां मार रहे हैं। आप मुझे कहते हैं भाईजान आप दिल्ली में चक्कर कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ भाईजान आप मेरा पानी रोकते हैं। मैं सर इसी बात पे आ रहा हूँ। ये अब हमारा ये सर ये हम सारा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आइडियल ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे आइडियल ताल्लुकात हो जाएं कि हम इंडिया बोले पाकिस्तान और पाकिस्तान बोले इंडिया, कि क्या हमारे ताल्लुकात है, दुनिया में एक मिसाल कायम हो जाए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे ताल्लुकात किसी दो कंट्रीज इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशंस के हैं ही नहीं। मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हम क्योंकि MFN की बात कर रहे हैं ना सर, ठीक है, तो हम ये देख लें कि पीक क्या होगा। पीक यही हो सकता है ना। अब ये हो गया, अब ये हो गया। मेरा छोटा सा घर है, आपका बड़ा सा घर है, आपके पास 4 गार्ड्स खड़े हैं, मैं खुद ही खुद हूं। मेरे पास इतनी हिम्मत ताकत नहीं है, ना रुपया पैसा है जितना आपके पास है, ठीक है। और मेरी हर चीज़, मैंने सुबह का नाश्ता बनाना है आपके घर से आना है, उसका डबल रोटी आपके घर से आनी है, अंडे आपके घर से आने हैं, दोपहर का खाना बनना है, वो सब रॉ मटेरियल आपके यहाँ से बनाता मैं खुद हूँ। हर चीज़ मैं खुद बनाता हूँ सर। एक दिन आप नाराज हो गए, आपने कहा भाई तुम्हारा बच्चा मेरी गाड़ी पे डेंट मारा उसने, आज सब कुछ बंद। मेरा तो आपने हुक्का पानी बंद कर दिया ना। अब बच्चे ने तो जो किया जो मुझे पता ही नहीं है, और पता ये चला बाद में कि मेरे बच्चे ने नहीं किया, वो रोड पे जा रहा था, या उसका अपना बच्चा था, या उसका अपना बच्चा था, उसने बाप से खुन्नस में कुछ कर दिया। लेकिन ये तो पिछले नाम मेरा लगा दिया कि डैडी, वो अंकल ने किया था, ठीक है। करे बंबई में किसी ने कह दिया कि अंकल ने किया है, जो कि पाकिस्तान होगा, और बड़े साहब हो गए नाराज, तो लग पता जाएगा पाकिस्तान को। अंकल गए काम से, अंकल गए काम से। क्या हम उस पोजीशन में आना चाहते हैं? क्या आप सारे अंडे उस टोकरी में डालना चाहते हैं? मैं तो नहीं डालना चाहता। अगर मैं इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर हूं, मैं सबसे पहले ये सवाल करूंगा, यस वी वांट टू डू ट्रेड बट एट व्हाट कॉस्ट। लेट्स डिस्कस द मैटर। ये फोरम्स में डिस्कस की जाए कि ये हमने कहां जाके रुकना है। yes. पैरिटी की जब बात आती है तो मैं कहता हूं कि हम फूड इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, लेकिन अगर हम अपना एग्रीकल्चर देखें, ना वो टैक्स होता है और ना डेवलप होता है। आज तक हमारा एग्रीकल्चर जो है वो 1702 कबले मसीह के तरीके से होता है। मतलब बैल हुआ तो बैल हो, वरना अम्मा ने खुद ही पकड़ लिया और घसीट रही है। जो मदर इंडिया में देखा करते ना कभी, वो नौतन जो घसीट रही होती थी, वो वाले हमारे खौफनाक आलम है। वडेरा का या चौधरी का राज है। मज़ारा बेचारा जो बेटी छुपाता बचाता फिरता है, बहुत तो कुत्ता खोल देगा उसके ऊपर। अच्छा, तो उस एग्रीकल्चर स्टेट में वापस मैं अपनी सियासत पे आ रहा हूँ, हिंदुस्तान को परे करता हूँ, तय हो गया हमारी यारी उनसे नहीं हो सकती, लेकिन हमारी अपनी एग्रीकल्चर जो फूड इंडिपेंडेंस है उसके बारे में क्या करें? So there are two things in it. एक तो ये कि एग्रीकल्चरल स्टेट ऑफ माइंड और जिम्मेदार स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें। हाँ, हमेशा ये होता है दोनों मिक्स हो जाती हैं, और कभी द रीज़न वाई एग्रीकल्चर हैज़न्ट डेवलप्ड इज़ बिकॉज वो जिम्मेदार बीच में आ जाता है। अब जिम्मेदार का रोल, येस आई एग्री, ये है कि उसको इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए था। आप देखें पाकिस्तान में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिम्मेदार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेशक वो सिट्रस में हो, बेशक वो गंदम में हो, कॉटन में हो, राइस में हो, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जो जिम्मेदार भी हैं, जिनकी ज़मीनें भी हैं और वो फसल भी उगाते हैं और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैविश लैंडलॉर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर मीडियोकर, जो बस एक नॉर्मल सी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं। वो क्या करें? अब वो बेशक उनकी फैमिली दादाओं ने बहुत जायदादें बनाई जो आपस में ओवर द ईयर्स डिवाइड होती गई, बट वो उस जायदाद को ना तो मल्टीप्लाई कर सकें ना ऐड कर सकें। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट जुल्म एक हद तक ये भी हुआ है कि एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं हुई। वो रिसर्च ना होने की वजह से बेशक जो भी वायरस आ रहा है, हमने यील्ड्स नहीं बढ़ाई, हमने कुछ नहीं किया। देयर इज नो मार्केटिंग, देयर इज नो एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पीपल लव योर सिट्रस, नोबडी नोज अबाउट योर सिट्रस। देयर लाइक जी कौन अच्छा, वाकई बहुत अच्छा है, बट हमें नहीं पता। नाउ वेयर डू यू पेनिट्रेट? आप होता ये कि अब ये जो विद द फैक्ट्री एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री गेटिंग इनटू इट, the only person who is not making money and should be making money, now that's probably his own fault, is the zimidar. I don't know how, I don't want people to kill me after saying this, but I know that... Why would they kill you? But I'm just saying that everybody has their own point of view,
I just लेकिन यहाँ फ्यूडलिज्म वाला भी डर है। I know. I went to college and people would be like, तुम्हें क्या यार, तुम तो लैंडलॉर्ड हो, तुम्हारे घर में तो नौकर हैं और तुम्हें तो पता ही नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। No, that's not true. Honestly, my father had not enough money so I could go to a business school abroad. If that was the case, I mean, I could be sitting at Harvard and doing the same thing. He didn't. To be very honest, आज तक नहीं है. But coming back to the point, एक ऑनेस्ट जिम्मेदार जो कि एक मीडियोकर लेवल पे है, हम फ्यूडल्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट जो पंजाब का एक नॉर्मल सा जिम्मेदार है, जब वो कुछ भी करना चाहता है, एक तो आई थिंक उस पर देयर इज़ नो एग्रीकल्चरल एजुकेशन, और पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं बिजनेस 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 होता है, कहीं पे किसी बिजनेस स्कूल में कभी कोई एग्रीकल्चर कोर्स नहीं पढ़ाया जाता। पीपल लुक एट, मतलब एक ज़राई मुल्क है, हाँ, और जिसकी ज़राअत पे कोई काम नहीं है, कोई है ही नहीं। आप हमारी अपनी फैमिली में देख लो, किसी भी एग्रीकल्चर फैमिली को उठा के देख लें, लोगों को, उनके बच्चों को पता होगा, बेशक वो बाहर भी पढ़े, बट उनको ये नहीं पता कि हमारी ज़मीनों पे क्या होता है, हमारे साल में कितने पैसे आते हैं, हु वर्क्स फॉर मी, वेयर इज, और मैं अपनी यील्ड कैसे बढ़ा सकता हूँ, क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकता हूँ। देयर इज नथिंग हैपनिंग ऑन दैट, एंड इट्स वेरी सैड बिकॉज आई आस्क माय फादर एवरी डे, मैंने अब्बू आपने क्या किया 50 सालों में, तो इज लाइक तुम कर लो, व्हाई डोंट यू डू इट, and I'm like yes, and every day I think of it and I'm like if I don't do it I don't want my children to ask me this, Interesting question. मैं यहाँ पे एक लम्हा रखूँगा कि खुद कर लो, लेकिन इसमें दो पहलू हैं। एक तो मैंने कहा खुद कर लो, ये भी गलत बात है, लेकिन इनका अगला जुमला कि मैं नहीं करूँगी तो अगली नस्ल पूछेगी भाई ये क्या किया आपने। एग्रीकल्चर पर बात करेंगे, कारोबार पर बात करेंगे, और एक्टिविज्म की बात अभी रहती है आप दोनों से। एक छोटा सा वक्त लीजिएगा। माँ साथाने का बहुत शुक्रिया। तो सना बात आपने ये की कि अब्बा जान कहते हैं कि खुद कर लो, लेकिन वो तंजन कहते हैं या वाकई इस चक्कर में कहते हैं कि तुम कुछ कर लो? नहीं, दे एक्चुअली वांट यू टू डू इट। आई मीन उन सब ने अगर आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, जो कुछ भी किया, बेशक किसी भी फैमिली ने अपने बच्चों पे जैसा भी इन्वेस्ट किया, वो इसलिए ही किया है कि दे कैन गिव समथिंग बैक। आई थिंक दे आर ऑल रियलाइजिंग नाउ दैट कि होगी अब जो होना था, बे माई फादर और एनीबडी एल्सेस फादर, आई मीन इट्स नॉट जस्ट वन फैमिली, वो चाहते हैं अब कि उनकी generations should take over, should do something not only for themselves, do it like for the entire country. मेरा पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर, और करेक्ट मी क्योंकि आप मेरा जिम्मेदारी से कोई ताल्लुक नहीं है, एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम जो होती है वो एज एन इनकम ट्रीट की जाती है, और उसके बाद फरागत होती है, या तो उसके बाद किसने दुकान खोली होगी, कुछ किया होगा, या सियासतदान होगा, ठीक है, क्योंकि फरागत का काम है ना भाई, ज़मीन तो चल रही है, अब चलो मैं सियासत ही कर लूँ। लेकिन ये नहीं कहते हमने एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं किया कि यार इसको हमने इंडस्ट्री बनाना है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर एक टेका है, गुंडागर्दी ज़मीन है, फार्म शारम है, बंदूकें हैं, ये है, इसको एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं किया जाता। अगली जनरेशन क्या आप समझती हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस ट्रीट करेगी? डेफिनेटली बिकॉज दिस इज़ योर रॉ मटेरियल। पूरी दुनिया में लोग अपनी रॉ मटेरियल के ऊपर बिजनेस करते हैं ना, आपका रॉ मटेरियल ये है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके पास दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस डेवलपमेंट की भी हमें ज़रूरत है, यस, बट जो है हमारे पास उसको हम अगर यूटिलाइज ही नहीं करें तो हम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आजकल ऑल बिजनेस स्कूल्स ऑल्सो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाट आर दे डूइंग फॉर एक्चुअली एग्रीकल्चर। मैंने बिजनेस स्कूल में गई हूँ, मैंने क्या सीखा है 4 सालों में कि मैं अपने एग्रीकल्चर को क्या करूं ज़मीन का जो मेरे पास है। It's not that I'm blaming anyone. This is not a blame game. It's just, I think it's time. It's a fact that what are you doing? 90% of the Punjab has agriculture land, and जब उनके बच्चे business schools में जा रहे हैं, वापस जाके क्या कर रहे हैं? वो उसमें housing colony बना रहे हैं। Yeah, you don't want them to do marketing for God's sake. नहीं, वो agriculture land को housing colony बना रहे हैं ना? Well, to some extent. Not to a great extent. Okay, I mean yes. लाहौर फैल कैसे रहा है? I think Lahore is just like one area out of Punjab, but I think पूरे पंजाब में इतना, just coming back to the point, बहुत potential है। I really want, it's my dream honestly, that there should be agriculture research promoted, because अब कोई भी वायरस आ जाए ज़मीनों के ऊपर, you know how people test and try कि अच्छा ये स्प्रे कर लें, ये फर्टिलाइजर कर लें, ये स्प्रे कर लें, फर्टिलाइजर, आई कीप लिसनिंग टू दिस कि जी अब ये डाल के देख लो, अच्छा चलो कुछ नहीं यार, अगले साल अब पता नहीं देखा जाए, बट कितना बीमार हो गए तो ये दवा भी खा लेते, ये भी खा लेते। देयर इज नो डॉक्टर एंड देयर इज नो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। मैंने हमेशा पॉलिसी सुनी, पब्लिक पॉलिसी जी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा
कि हम किसी इंटरनेशनल, चलो इंटरनेशनल ही सही, नेशनल को तो आप छोड़े, एक हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना के कहा जी हमने बहुत बड़ा एहसान कर दी, वेयर इज़ एवरीथिंग एल्स, एंड यू नॉट ब्रिंगिंग एनी इंटरनेशनल रिसर्च ओवर इट। जो आपकी दरख्त ख़त्म हो गए नहरों के इर्द गिर्द पूरे पंजाब में, नोबडी केयर्ड, इट्स गॉन जी, ख़त्म हो गया। आई मीन दिस इज़ हाउ यू वांट एवरीथिंग एल्स टू एंड? आई मीन दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। फैसल भाई, इनकी बात सुनी, इनकी बात में वज़न है, लेकिन मेरा एक ज़रा डिफरेंट व्यू पॉइंट है। डिफरेंट व्यू पॉइंट इस हवाले से है, एक अगर हम 20 साल पहले चले जाएं, ठीक है, 20 साल पहले इस मुल्क की पॉलिसी ये थी कि जिस किसान ने गल्ला उगा के देना है उसको इतना मारो, उसको इतना मारो कि वो जिस साल गल्ला उगाए अगले साल उस गल्ले के काबिल ना रहे। ये जो एक्चुअल किसान है, एक्चुअल किसान है फील्ड के ऊपर जी। और दूसरा, हमारा उस वक़्त से एक ही मुतालबा था कि जहाँ पे इनकम हो वहाँ पे टैक्स लगे। ठीक है, अगर इंडस्ट्री में इनकम है तो इंडस्ट्री पे टैक्स लगाओ, सर्विस में इनकम है सर्विस में लगाओ, और अगर एग्रीकल्चर में है तो उसका किसी चीज़ से, जहाँ पे इनकम है उस पे टैक्स होना चाहिए। लेकिन मेरे जितने किसान भाई एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मैं उनसे एक बात पे एक पॉइंट तक एग्री करता था, क्योंकि हमने इनडायरेक्टली इन पे टैक्स लगाया हुआ था। हालांकि टैक्स नहीं होता था। टैक्स क्यों लगाया हुआ था सर? कि अगर हम 20 साल पहले देखें तो जो कॉटन की प्राइस थी ना, वो इंटरनेशनल प्राइस से आधी हम देते थे। ठीक है, और जितने की लोग कॉटन एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान से, उतने का धागा एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, ठीक है, उससे ब्रिज फाइनेंसिंग होती थी, उतना वो सारा आपका नफा होता था, वो 1 मिल 2 मिल 100 मिल 500 मिल। दिस इज हाउ द टेक्सटाइल के ऊपर ये हुआ। जिस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस हो गई, वहां मैं अब एग्रीकल्चरिस्ट को ब्लेम करूंगा। उस वक्त तक मैं उनके साथ था। ठीक है, क्योंकि हमने उनको इनडायरेक्टली एज अ नेशन टैक्स किया हुआ था, चाहे वो वीट उगाते थे, ठीक है, चाहे वो कॉटन उगाते थे, या फॉर दैट मैटर एनीथिंग। आज पोजीशन ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस हमारे ग्रोअर को मिलती है, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, और उनको हम डीएपी खाद सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। हर चीज़ हम सब्सिडाइज करके दे रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइस पे हम उनसे उनका माल खरीद रहे हैं, और फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हमने छतों को लगा दिया। लेकिन मुल्क में एक एग्रीकल्चर में बीबी मेरी, हमने वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि गवर्नमेंट ये कहती थी कि भाई इंटरनेशनल प्राइस वीट की फर्ज करें जी $400 है, तो $400 में एक्सपोर्ट होती है, हमें $400 में एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए, एंड वी लर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो पाकिस्तान में $400 ऑटोमेटिकली उसका रेट हो गया। ठीक है, जबकि हम पहले अपनी आवाम को $200 में खिला रहे थे, और हम वो सब्सिडियां दे दे के उसको, और सारी चीज़ें हम पूरे अफगानिस्तान को भी फीड कर रहे थे उसी से, और सेंट्रल एशिया में भी हम चीज़ें मिले, क्योंकि पूरे इलाके की सबसे सस्ती वीट हमारे यहाँ होती थी, और हमारे यहाँ वीट शॉर्टेज थी। हम सारा प्रोड्यूस करते थे, हमारी कौम को खाने को नहीं मिलता था, और साथ सब्सिडियाँ हम बिलियंस की अलग देते थे। आज पोजीशन ये है कि जो दूसरी इन्होंने जो बात की है ना, कि हमारे यहाँ हमने आगे जद्दोजहद ही नहीं की कि जी वो इंस्टीट्यूट्स नहीं बने, वो जी हमें बीज अच्छा लगाना था, या हमें पता ही नहीं है हमारे यहाँ कौन काम करता है, इंडस्ट्री में डेवलप नहीं किया। इसमें माजरत के साथ, अगर आप इंडस्ट्री को या अदर बिजनेसेस को देख लें, हुकूमत पाकिस्तान ने उनके लिए भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाए। ठीक है, fair। अगर वो कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं तो वो अपने बलबूते पे लेके आए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट अपने एग्रीकल्चरल भाइयों से ये होगी कि हम एक एग्रीकल्चरल नेशन है, इससे बड़ा बिजनेस इस मुल्क में नहीं है, जैसे इन्होंने खुद फरमाया। अगर इससे बड़ा बिजनेस नहीं है तो टेक इट एज अ बिजनेस एंड डू इट। इस मुल्क के अंदर ऐसे फार्म्स चल रहे हैं, इस मुल्क में ऐसे फार्म्स चल रहे हैं, मैं आपको ले चलता हूं, जहां पे अगर पर एकड़ यील्ड किसी का 10 मन आ रही है, उनकी बाउंड्री के अंदर वो 50 मन है। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी लेके आए। आपकी तो कुर्सी गिर गई है। वो टेक्नोलॉजी लेके आए। सर एग्रीकल्चरस की बात हुई ना, एग्रीकल्चरस तो नेशनल असेंबली गिर जाती है, तो ये तो कुर्सी की और छेड़ो भैया गलत लोग। एक छोटा सा वक्फा लीजिए, हम इनकी कुर्सी बता
हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। चले थे ज़राअत पे टैक्स लगाने मेरे ये यार, मेरे भाई ज़राअत पे हाथ लगाओगे तो जमींदार तुम्हारी कुर्सी खींच मारेगा। सर जी मैंने पहले कहा असेंबलियां गिर जाती हैं, ये तो एक छोटी सी कुर्सी है, वो भी स्टूडियो की। इसने तो बैठ नहीं था। ये है आपकी ताकत, एक आम आदमी बेचारा कुर्सी ना बचा सका अपनी। असल में लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा, आई रियली एग्री विद हिम, उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि बिजनेसमैन जो है उसने वाकई स्ट्रगल किया। अगर लम्स है और सुलेमान बिजनेस स्कूल है तो इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसमें पैसा लगाया, और अगर एग्रीकल्चर या फ्यूडल लोगों ने नहीं लगाया तो इसमें कोई शक नहीं, ये उन्होंने खुद नहीं किया। लेकिन अब मैं कम से कम इस आपके प्रोग्राम के थ्रू कम से कम whoever is looking या जो भी कोई देख रहा है उसको सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप अगर आपके पास जितनी भी ज़मीन है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपके वसाइल हैं उसको आगे प्रमोट करने हैं, आप उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं, लाइक वेरी राइटली दैट यू पॉइंटेड, वो अब तो कम से कम शुरू कर दें सोचना। फिर मैं दोबारा आपसे वो सवाल करूंगा जो पहले जिसका आपने हाँ में जवाब दिया था, मैं उस पर यकीन नहीं है मुझे जवाब पे आप पे। ज़मींदारी की कमाई एज एन आराम की कमाई ली जाती है कि ये कमाई पीछे चल रही है, ये चलने जरा हफ्ते दो हफ्ते में गए, जाके बंदूकें निकाली, फायरिंग फूरिंग की, देखा बहुत हुआ तो किसी किसान की बीवी पे कुत्ते उत्ते छोड़ दिए, ये कर सॉरी माजरत के साथ मैं ऐसी ब्रॉड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन यही नजरिया है ना कि यहाँ से अपने इलेक्शन लड़ लिए, वोट ले लिए, मजारे को काबू कर लिया, ये कर। उसको हमने नहीं देखा कि यार मुझे ऐसे बिजनेस लेना है, वहां जाके बैठूं, कुछ करते होंगे तो उस पर काम नहीं हुआ ना। आपने कहा कि अगली जनरेशन बेहतर है, मुझे इस जवाब पे आपके शक है। अब वो आपको शक इसलिए है क्योंकि आप वही सब कुछ दोबारा होते हुए देख रहे हैं, तो उनके बच्चे सियासत में आ रहे हैं। सही बात है, हर जमींदार का बच्चा सियासत में आज इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि सियासत के बगैर, जिससे आपने भी शुरू में कहा, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करती, मैं इसी स्टेट ऑफ माइंड की ही बात कर रही हूँ कि बेशक हम फ्यूडल लॉर्ड या लैंडलॉर्ड बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हम ये सारी बातें मानते हैं। बहुत सी फैमिलीज, बहुत से पढ़े लिखे लोग चाहते हैं कि वो करें, शायद वो अभी ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, बट वेरी राइटली यस, उनको अभी भी ये यकीन है, हमें भी ये यकीन है कि सियासत के बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है, जो कि वाकई क्योंकि गुंडागर्दी करनी है। टू सम एक्सटेंट गुंडागर्दी की बात नहीं है, उनको लगता है कि सर्वाइवल अगर देखें तो और सियासत से सर्वाइवल का क्या था? सियासत तो खिदमत के लिए होती है ना। मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप 4 गांव हैं और 4 सियासी फैमिलीज हैं और एक डोमिनेट करती है, जो बाकी 3 हैं वो देर लुकिंग फॉर कि जी हम कब करें, तो जो पानी छानी खींचना होता है, वो जो एक करती है उसको अगर अपना आप मेंटेन रखना है तो उसको कुछ तो करना है, ठीक है। अब वो उस मेंटेनेंस के लिए सब कुछ कर रही है, वो कभी लोगों पे भी स्पेंड कर रही होगी, वो जो भी कर सकते हैं उनको लगता है वो तो कर रहे हैं। सियासत का हिस्सा है ना, हिस्सा है, मैं उसको बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट है सियासत का, लेकिन सियासत को अब यूज किया जा सकता है ज़राअत को पानी खींचने के लिए दूसरे बंदे से। यही होता है ना, काम यही है। वो तो हर किसी का अपना अपना फेल है, बट नहीं, मैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जमींदार की बच्ची या बच्चा हमारे पास फंसा है, तो हम आपसे खुला सवाल कर रहे हैं, सियासत का मकसद जमींदारी में यही है? एक तो फरागत बढ़ी है तो चलो सियासत कर लेते हैं, दूसरा यही ना कि पानी खींच लो, उसकी जमीन उड़ा दो, सुंडी छोड़ दो, स्कूल बना दो, उसके घर पे वो मरेगा। नहीं, जो शुरू में उन्होंने कहा था कि जमींदार को सामने रख बनवाना है, उसकी जमीन पे स्कूल खुलवा दो, उसके इलाके में वो गया बेड़ा गर्क हुआ, उसकी सियासत बैठ गई, ये सब सही है? अगेन सियासत बहुत इस मुल्क में डाइवर्स है, बहुत हमारे पास नहीं, अब डिप्लोमेटिक हो रही है। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं हो रही, लेकिन जमींदारी सियासत तो यही है। मैं आपको बताऊं वेरी ऑनेस्टली, सियासत हर एरिया की फर्क है, हर एरिया के लोग फर्क हैं। पंजाब की सियासत फर्क है, पंजाब के अंदर डिफरेंट एरियाज की सियासत फर्क है, ठीक है। हर फैमिली, अगेन मैं बार बार कह रही, फैमिली बेस्ड सियासत है, एरिया बेस्ड सियासत है, जो भी अब डिपेंड करता है कि आप। लेकिन जमींदारी का मकसद तो यही है ना। जिम्मेदारी का मकसद सिर्फ ये, ऑब्वियसली वो आपकी सोच है, आई डोंट डिसएग्री टू दैट, यस, वो और वो जरूरी भी है टू सम एक्सटेंट। आप सियासत में रिजर्व सीट पे कब आ रही है? मेरी कोई ऐसी प्लान नहीं है, मेरी फैमिली ऑलरेडी मुझे पता है, तो आप कब आ रही हैं? मेरा ऐसा कोई ऐसा प्लान नहीं है, मेरा सिर्फ ये प्लान है क्योंकि मैंने देखा, मैंने सियासत को तो इतना नहीं पढ़ा, ना मैं ऑनेस्टली इतना इन सारी चीज़ों के बारे में जानती हूँ। मैंने जो कुछ पढ़ा है, मुझे हाँ ये ज़रूर फील होता है कि अगर मैं दूसरे लोगों की तरह ये बोलना शुरू कर दूँ, हमने कुछ नहीं किया, तो देन आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। फेयर, अग्री, दिस इज वेयर आई वांट टू कम टू। इनका भी जवाब दे दीजिए और साथ में मैं अपना सवाल भी आपको देता हूँ कि अब हमने करना क्या है। खुर्शीद साहब,
आप भी ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया की बात हमने शुरू में की, आपने भी की। हम करें क्या एज ए नेशन? हर कोई कहता है कि साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और लीडर कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा गम है तो जी लीडर कोई नहीं है। ठीक है, तो इज इट ऑल लॉस्ट? जैसे वो कह रही है कि मातम कब तक करेंगे, रोएंगे कब तक? कुछ तो करना है ना। ये जनरेशन तो फंस गई है। ये वो जनरेशन है जिसको हमने ये मरा हुआ चिड़िया का बच्चा पकड़ा दिया, आखिरी सांस भी बस पता नहीं है भी कि नहीं, कि बच्चा अब तुम संभाल लो, हमने तो काम कर दिया। फैसल भाई, इसमें दो चीज़ें, पहले जो इन्होंने बात की मैं उसको थोड़ी सी एडिशन कर दूं, उसके बाद फिर हम आगे के अब क्या करना। सऊदी अरेबिया एक रेगिस्तान है, हम सारे जानते हैं। सऊदी अरेबिया की एक पॉइंट था जब 100% गंदम वो इंपोर्ट करते थे। आज जब हम बैठे हुए हैं, सऊदी अरेबिया नेट एक्सपोर्टर है वीट का, रेगिस्तान से। सऊदी अरेबिया में डेयरी फार्म, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म सऊदी अरेबिया, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात हो रही है। मैं एग्रीकल्चर, डेयरी, वीट का नेट एक्सपोर्टर एक रेगिस्तान, क्योंकि उन्होंने उस पर मेहनत की। और हम अब उसमें नहीं जाते, वो एक किंगडम है और एक डिबेट है। वो उन्होंने मेहनत की, कैसे भी की, जो सिस्टम लगाया, जो फार्मूला लगाया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो किंगडम है फिर भी की। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखें, दूसरी नहीं, एक सपोर्ट कहाँ से मिली? उनका एक सपोर्ट नेटवर्क है जो उनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। कौन है ये लोग? चीन से गए? सऊदी अरेबिया। तो अपने हैं ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेहनत की। अगेन हम डेमोक्रेसी को रोते हैं, वो तो बादशाहत है। लेकिन सही हमारे पास जरखेज जमीन है, और ऐसी जरखेज जमीन नहीं जहाँ पे सऊदी अरब उगाता है भाई। हमसे लीज करके यहाँ पे उगा रहे हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं जी कि हम इसको, बात यह है कि हमारे पास जरखेज ज़मीनें मौजूद हैं, पानी आपके पास मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। इन चीज़ों को हम चैनलाइज करें, हम इन चीज़ों को, जो भी एग्रीकल्चर के अंदर नई जनरेशंस आज स्टेप इन कर रही हैं, दिस इज व्हाट दे हैव टू डू। दे हैव टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन इनटू एग्रीकल्चर। एग्जैक्टली। आज आप ये देखें कि आज पाकिस्तान में अगर दूध की जो एवरेज आती है एक काऊ की, वो अगर 16 किलो है, तो वो ये देखना है कि उसको 26 किलो कैसे करना है, कि वो ऑस्ट्रेलिया वाले 26 किलो कैसे लेते हैं भाई। हालांकि उसने वो ये सारी मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजीज हैं जो एग्रीकल्चर में आए तो ये काम चलेगा। अक्रॉस द बॉर्डर, लाहौर की बात कर लेते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर 20 किलोमीटर बाद 2.5 गुना यील्ड है आपकी वीट की। क्यों? वही जमीन है, वही पानी है, वही आबो हवा है। देयर इज समथिंग डिफरेंट। आई डोंट नो, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं एज ए लेमैन ये देखता हूँ कि अगर मैं अमृतसर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ये यील्ड है, मैं बॉर्डर के इस पार लाहौर आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ ये यील्ड है, सेम हर चीज़ है, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है, मॉइस्चर का लेवल का कोई, हर चीज़ सेम है। इट्स 20 किलोमीटर्स अवे, इट इज़ लाइक बिटवीन कसूर एंड लाहौर। तो क्या डिफरेंशियल है, ये आप लोगों ने स्टडी करना है, नई जनरेशन ने, कि देखें कि हम इसको कैसे आगे लेके। अगर एक रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म हो सकता है, हमारे यहाँ साहिवाल के अंदर, हमारे यहाँ से साउथ अमेरिका गई है काउस, तो वो साउथ अमेरिका वाले उसका फायदा उठा रहे हैं, हम उसका पंजाब में या पाकिस्तान में रह के फायदा नहीं उठा सके। वही बात जैसे आपने कही लाइफ स्टॉक के ऊपर, तो बिल्कुल कोई अटेंशन है ही नहीं। आई मीन यू नो इट इज योर डेयरी इंडस्ट्री और वो एग्रीकल्चर के साथ बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है। अब फार्मर, जिससे आपने कहा लेड बैक एटीट्यूड, टू सम एक्सटेंट यस आई एग्री, वो लाइफ स्टॉक वही लोग हैं जो संभालते हैं, वही लोग एग्रीकल्चर संभालते हैं, सैलरी आते हैं, ठीक है। बट इसकी वजह पता है क्या है, जो मैं, और माजरत के साथ जो जमींदार कहेंगे कि मैं उनके खिलाफ ही बोले जा रहा हूँ, मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ विद ड्यू अपॉलॉजी, लेकिन जनरली या स्पेसिफिकली कुछ चंद जो चीज़ा है, ज़राअत इज़ अ मीन्स टू एन एंड। ज़राअत यूँ है कि मुफ्त की इनकम आई, मुफ्त की इनकम से सियासत की, सियासत में जाके करप्शन की, और असल माल तो वहाँ कमा रहे हैं ना जो ज़मींदार। आज बड़े बड़े सियासतदान हैं, जितनी उनकी दौलत है वो उनकी ज़राअत से नहीं आ रही। मैं उनको बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं आई अंडरस्टैंड आप नहीं आपकी आपका पॉइंट जो मैं नाम नहीं लूंगा, सिंध के कुछ ऐसे जमींदार हैं जो सिंध का 20% उनकी ज़मीन है, इतने खौफनाक ज़मींदार सिंध के अंदर बैठे में, लैंड होल्डिंग की मतलब इंतहा ऐसी है कि सोचिए 6 स्टेशन लगते हैं उनकी ज़मीन के ऊपर, 12 डाक खाने उनकी ज़मीन के ऊपर। तो ऐसे ऐसे ज़मींदार हैं
लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़मीन में कोई यील्ड नहीं बढ़ाई, उन्होंने ये ज़मीन भी गलत तरीके से हासिल की और उसके साथ साथ जो उनकी दौलत है जो वो उसका उस ज़मीन की यील्ड से तो कोई ताल्लुक नहीं ना, तो वो सियासत की मुफ्त की इनकम है पीछे। उसके बाद तो जो लुट है वो तो आगे, अगेन विद रिस्पेक्ट, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ लेकिन जनरली स्पीकिंग। सर एक्टिविज्म पे आइए, जुबान उठाने पे, बात करने पे, स्पीक फॉर चेंज पे आइए, वो हम क्या करें घर बैठे। फैसल भाई देखें, बात यह है कि कौमों की जो फ्यूचर होता है ना, हमने अपना सारा फ्यूचर अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह में है ना, हम एक ही बात करें जी, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है और मैं उससे डिनाई नहीं करता, प्लीज़ मुझे इसमें रॉन्ग ना लिया जाए। अल्लाह ताला ये कहता है भाई, एक छोटा सा किस्सा जो है मुझे किसी भाई ने सुनाया था, तो वो ये था कि एक आदमी सैलाब में फंस गया और फंसने के बाद उसने कहा या अल्लाह मुझे बचा ले, तो थोड़ी देर बाद देखा नेवी आ गई, लोग उसमें बैठ के नेवी, उसने कहा मेरे को अल्लाह मियाँ बचाएगा भाई, ये तो नेवी शेवी आ गई, नेवी चली गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा हेलीकॉप्टर्स आ गए, लोग फिर उसमें निकल गए, आखिर में ये और चोटी पे चढ़ते चले गए, ठीक है, और भी इसी किस्म के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा नहीं मैं तो यहाँ फंस जाऊँगा, मुझे अल्लाह मियाँ बचाएगा। आखिर में वो उसमें डूब गए, मर गए। अल्लाह मियाँ के पास पहुँचे तो अल्लाह मियाँ को जाके शिकायत की कि मैंने तेरे से दुआ की, तूने मुझे बचाया नहीं। तो उसने कहा मैंने तेरे को आर्मी भेजी, मैं तेरे को नेवी भेजी, मैं तेरे को दोस्त भेजे, तेरे यार भेजे, तेरे मोहल्ले वाले भेजे। उसने कहा मैं तो समझा तू मैं खुद आके नीचे तेरे को बचाता। तो बात ये है कि अल्लाह मियाँ पे ज़रूर छोड़े, वो बड़ा गफूर रहीम है, वो हमारी हर चीज़ माफ़ भी कर देगा सबको। लेकिन बात यह है कि अगर हम अपनी चीज़ों का खुद ख्याल नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। अब बात यह है कि हमें सवाल करने की आदत डालनी पड़ेगी इस मुल्क के अंदर, हमें डिमांड करने की आदत डालनी पड़ेगी एज अ नेशन। एक दो की बात नहीं कर रहा। हर बंदा बोलता है मैं क्या कर सकता हूं जी, मैं तो जी मुझे तो कुछ पता नहीं जी। नो, एज अ नेशन, बाय एंड लार्ज, एज अ फ्री नेशन, जिसको ये पता है भाई ये मेरा राइट है, ये जलसा हो रहा है भाई, आज थर्सडे है, ये जलसा क्यों हो रहा है, ये जी आज रोड ब्लॉक है, आज मंडे है, ओ भाई मैंने दफ्तर जाना है, हु आर यू टू ब्लॉक दिस, मेरा राइट किधर है। हम ये सवाल नहीं करते, हम खुद जाके उस जलसे में फटाफट कहते हैं अच्छा जी क्या हो रहा है, क्योंकि सारे वेले हम वेलियां खा रहे हैं, अच्छा यही हो रहा है, चलो कुछ तो हो रहा है। उन्होंने कहा वेरी गुड, और हम बजाय उसके कि उसको रोके, हम उस रिले का पार्ट बन गए एज अ नेशन। हाँ, जो आपका स्टेटस को है वो इस चीज को चेंज होने नहीं देगा, जैसे हमने शुरू आपके प्रोग्राम में बात शुरू की थी, क्योंकि उनका तो ये टारगेट ही नहीं है। नहीं तो लेकिन अब आपने उसके टारगेट के अगेंस्ट एज ए नेशन जाना है, ठीक है। तो जिस वक्त तक आप नेशन नहीं बनेंगे, हम एक नेशन हैं और हमें लीडर ऐसा नहीं चाहिए हम सारे दिन जी लीडर ही कोई नहीं जी, तुम बन जाओ भाई लीडर, मैं कहता हूं यू टेक योर चार्ज। लेकिन मैं तो हमारे यहाँ सारे हम सारे के सारे जो है ना चौधरी हैं, सारे लीडर हैं, हम हर 18 करोड़ लीडर हैं हमारे मुल्क के अंदर। थैंक यू, यू हैव पिन्ड द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दिस कि हर बंदा समझता है मैं हूँ, आई एम द हाउसकीपर, आई कैन मेक द डिसीजन, यू कैन नॉट। सो वो कैसे कंसेंसस कैसे हो? उसमें कसूर कुछ हम जैसे ट्रेनरों का भी है। हमने भी लीडरशिप कॉन्फ्रेंस इतनी की है कि हर बंदा लीडरशिप सबको लीडर बना दिया, हर बंदा लीडर बन ठीक है। ओ लीडर क्यों बना रहे हो यार, सिस्टम। तो सना क्या रोल है हमारा, क्या रोल है दूसरों का? एक्टिविज्म, आवाज उठाना, जैसे उन्होंने कहा कि हमें सवाल करना सीखना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना? मैं तो बिकॉज मैंने अभी तक सिर्फ बच्चों के साथ काम किया, कॉलेजेस में काम किया, एकेडेमिया के साथ किया, सोशल एंटरप्राइज के ऊपर काम किया, एंड सारा कुछ देखने के बाद, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के बाद मेरा बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है। मैंने उसमें सिर्फ एक चीज़ देखी है कि लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम दुनिया की एग्जाम्पल से सीखें। एक तो ये कि रोना छोड़ दें, वी हैव टू स्टॉप टेलिंग आवर जनरेशन कि जी हर वक्त आप रो नहीं सकते, आप हर वक्त कंप्लेन नहीं कर सकते। यू हैव टू टेल देम कि देखो बेटा, माँ बाप हैं तो उनको ये बताना है कि मेरे पास 100 रुपया है, इस 100 रुपये में आपको गुजारा करना है। डोंट वरी कि जी बेटा कल 1000 आ जाएगा जैसे भी आएगा। नो, इट विल नॉट कम। यू हैव टू ट्रेन योर चिल्ड्रन एट होम फर्स्ट। आई थिंक इट्स अ लॉट। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, मुझे ज्यादा कनात की भी मैं खिलाफ हूँ। नहीं, मैं 100 रुपए पुत्र लेस के 200 बना। नहीं, वो ठीक है बात। मैं आपको ये कह रही हूँ कि yes, that is the next step, but I'm saying
start working on Absolutely. it. So I'm just my only whatever messages, मेरा सिर्फ ये इतना सा रोल है कि मैं जिसके साथ भी आप काम करें, जब भी काम करें, गिव यू 100%. बेशक वो इंडिया हो, बेशक वो चाइना हो, बेशक वो दुनिया की कोई भी कंट्री हो, लर्न फ्रॉम देम. उनको क्रिटिसाइज बाद में करें, अपने आप को पहले देखें कि आपका रोल क्या है, आप उनसे क्या सीख सकते हैं. क्रिटिसाइज की भी आपने खुद की, हमें खूब कही, हमने हर किसी को चूड़ा करके मार देना है. फैसल भाई एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा. हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी आ रही है इस मुल्क के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ ये मेरी ड्यूटी है कि आपके शो के थ्रू इस बात को कन्वे किया जाए अपनी नेशन को. बीमारी आ रही है कि हम पाकिस्तानी कहलवाते हुए घबराना शुरू हो गए हैं. वेल पुट. उर्दू बोलना शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि दुनिया में अगर कोई हम किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या हम किसी रेस्टोरेंट में हैं या कहीं से गुजर रहे हैं और कोई अगर हमें किसी और नेशनैलिटी का समझ रहा है तो हम कहते हैं ठीक है इसको समझने दो. और यहाँ पे थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग द प्राइड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी. जिस दिन अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी बढ़ गई तो हमारा जवाल ही जवाल है. तो मेरी आपके प्रोग्राम के थ्रू हर पाकिस्तानी से इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करें. हम जो भी हैं एंड में ही पाकिस्तानी हैं. पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करें. और अगर हम बुरे हैं तो हमारी वजह से हमारा नाम ख़राब है. और अगर हमने कुछ ठीक कर लिया तो यही पासपोर्ट जिस वक्त आप लेके कहीं जाएंगे या किसी को बताएंगे पाकिस्तानी, तो फ़ख्र महसूस करेगा, जी मैं आज एक पाकिस्तानी से मिला हूँ. ये कोई बार की कौम आके हमें नहीं करके देगी, ये हम सब ने खुद करना है. बिल्कुल एक छोटी सी बात जो मैं इसमें कहना चाहूँ, हमने बहुत सही पॉइंट रेज किया है. मैंने दुनिया में अभी कुछ एक दो जगह पे कॉन्फ्रेंसेस में बच्चों के साथ ट्रैवल किया. मुझे अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत जो भी मौका मिला. और आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब आप पाकिस्तान से निकलते हैं आपको ये फील होता है कि पता नहीं ये क्या, या पता नहीं क्या रिएक्शन होगा. बट मैंने सबसे ज़्यादा प्राइड कैसे फील होती है आपको जब आप कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा तो आप असल में वाकई में पाकिस्तानी हैं. वो जब उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है ना कि यार ये भी पाकिस्तानी है, तो आपको वो जो खुशी फील होती है कि अच्छा मैंने कुछ तो किया है, या इनको ये तो फीलिंग हुई है कि मेरे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं कुछ कर सकते हैं. तो वो आपकी बात को ऐड सिर्फ ये कर रही हूँ कि इससे ज़्यादा दुनिया में कोई खुशी की बात नहीं है कि जब कोई आपकी तरफ यूँ उठा के देखता है, कहता है ये पाकिस्तानी है. वाह, मतलब मुझे लगता है कि इससे बड़ी एब्सोल्युटली एग्री. मैं आप दोनों शुक्रिया अपने वक्त निकाला तशरीफ लेकर जाते थे. शुक्रिया जी, थैंक यू. इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का असल दुश्मन ना टेररिस्ट है, ना अमेरिका है, ना हिंदुस्तान है, ना सियासतदान है, ना लीडर है, ना बीमारी, ना कमज़ोरी. एक दुश्मन है पाकिस्तान का, वो दरअसल मैं हूँ. हर उस लम्हे जब मैं खामोश होता हूँ, हर लम्हा जब मैं जुल्म होता देता हूँ और नज़र बचा लेता हूँ, हर लम्हा जब मैं किसी को अपनी बुराई करते देखता हूँ, अपने किसी भाई बहन की बुराई करते देखता हूँ और मैं डट के जवाब नहीं देता, तब मैं जालिम हूँ. मैं पाकिस्तान का दुश्मन तब हूँ जब मैं इस पाक सरज़मीन को अपना नहीं समझता, जब मैं इसको एक सस्ती फैक्ट्री समझता हूँ बच्चे पैदा करके पढ़ा के बाहर निकालने की. दुनिया मज़े ले रही है. आपको पता है मैक्सिमम ज़िंदगी की कॉस्ट एक इंसान की उसकी पैदाइश से लेके उसकी तालीम तक होती है, उसके बाद वो प्रोडक्टिव होता है. ये किसी और दिन बात करेंगे इस पर. दुनिया एक बड़ा घिनौना खेल आपके साथ खेल रही है और वो खेल है पैदाइश से तालीम का. आप पकी पकाई फैक्ट्री में जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फ्री में ऊपर ले जाते हैं. जो उसके प्रोडक्टिव साल होते हैं वो दुनिया भर की हम खिदमत करते हैं. जब बूढ़े होने लगते हैं नाकारा करके उनको वापस भेज जाता है, एक नई खेप चली जाती है. अपने आप को समझिए, अपने पोटेंशियल को समझिए एंड प्लीज़ आवाज़ उठाना सीखिए. इस मिट्टी पे फ़ख्र कीजिए. ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा.